हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कम्प्लीटली कवर करेंगे। 1746 से शुरू करते हुए 1947 तक पूरा ही मॉडर्न हिस्ट्री यानी 1746 से 1947 तक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया जाएगा। इससे आपकी पूरे फैक्चुअल कॉन्सेप्ट सारी ही चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। रिवीजन के पर्पज़ से इसको तैयार किया गया है। बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे और यहाँ से चीज़ें रिकॉल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको PDF फॉर्म में आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। प्रथम कर्नाटका युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक। 1746 से 1748 तक चला था प्रथम कर्नाटका युद्ध। इसका अंत हुआ था एक्सला चैपल या शापेल की संधि से। कब ये संधि हुई थी? 1748 में हुआ था। इसके बाद द्वितीय कर्नाटका युद्ध शुरू हुआ था 1749 में और 54 तक चला था, लेकिन ये अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। तृतीय कर्नाटका युद्ध 1758 में शुरू हुआ था और 63 तक चला था। तृतीय कर्नाटका युद्ध का अंत हुआ था पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में हुई थी। क्या तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटका युद्ध का? तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था प्रथम कर्नाटका युद्ध का तात्कालिक कारण। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। डुप्ले वो पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने कि भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति किसने अपनाई थी? तो डुप्ले ने अपनाया था। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला था। कब खोला था? 1668 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में संस्थापित हुई थी। संस्थापक था कॉलबर्ट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री 1632 में स्थापित की थी। क्या कारण था? क्यों फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अब ये क्रम पूछा जाता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम क्या है? तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे अंतिम में कौन व्यापारी आए थे? तो सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आए थे। सर्वोत्तम शोरह और अफीम यूरोप वासियों को कहाँ से प्राप्त हुई थी? बिहार से प्राप्त हुई थी। भारत में डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? चिंसुरा, सूरत, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। क्या आपको मालूम है कि अकबर और शेर शाह सूरी अंग्रेजों से पहले ही राजस्व का मूल्यांकन कर चुके थे मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर? तो मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले ही अकबर और शेर शाह सूरी कर चुके। कथन पूछे जाते हैं कि क्या किसने कहा? तो कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये TB मैकाले ने कहा था। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का क्या कारण था? अंग्रेजों की सफलता का कारण ये था कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन प्राप्त हुआ था और उनके पास जनशक्ति बहुत थी। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, जिसकी वजह से अंग्रेज सफल रहे थे और फ्रांसीसी असफल रहे थे। मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, ध्यान दीजिएगा यहाँ गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है, गवर्नर की बात हो रही है यानी सूबेदार की। तो सबसे अंतिम बंगाल का गवर्नर बने थे मुर्शीद कुली खां 1717 में। इसके बाद इनकी मृत्यु उपरांत इनके दामाद को बनाया गया। सुजाउद्दीन बंगाल के अंतिम गवर्नर बने। प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। ये निर्णायक इसलिए मानी जाती है क्योंकि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था इस युद्ध ने। इसमें सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है प्लासी के युद्ध से ही हुआ था और प्लासी का जो युद्ध था उसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों में थी। कौन कौन था? मीर जाफर था, लतीफ और राय दुर्लभ के सेना जो थे वो वहाँ पे थे। और नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता थे मीर मदन और मोहनलाल। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मारा गया था और नवाब सिराजुद्दौला अपने प्रमुख अधिकारियों के मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था और फिर भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ दिया जाए, तो युद्ध क्षेत्र में वो चले जाना चाहिए। तो सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण था। तो प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया था। इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। ये युद्ध जो है इसने
कृषि उत्पादन और दस्तकारी के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों कौन कौन, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया था। तो ये एक निर्णायक युद्ध इसलिए माना जाता है। भारत में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस युद्ध से। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। किसने कहा है? तो ये विलियम पिट ने कहा है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक युद्ध कौन सा है? तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक युद्ध है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के टाइम में दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। 22 अक्टूबर को हुआ था 1764 में। अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसने संभाली थी? मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। और ये युद्ध के परिणाम से प्लासी के युद्ध पर मुहर लग गई। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ था। तो इसके बारे में एक कथन भी है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये किसने कहा है? तो रॉबर्ट्स ने कहा है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहाँ पे प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का प्रमाण था, वहीं पे बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूरी तरीके से सैनिक विजय बताया है। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक युद्ध है बक्सर की लड़ाई। बंगाल का नवाब उसमें बना कौन? मीर जाफर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया? तो ये मीर कासिम ने किया। जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वो है शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। 16 अगस्त को शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम द्वितीय को मिल गया। इसके बाद 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय आपके रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। तो शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन जो है वो इसी तरीके से आपदाओं में ही ग्रस्त रह गया। मुगल सम्राट ने शाह आलम द्वितीय को, तो ये प्रश्न है कि आपके शाह आलम द्वितीय एक ऐसा शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। कब? 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया। किसको? मोहम्मद रज़ा खां को बनाया मुर्शिदाबाद का उपदीवान। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इसके बाद ये बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर का क्रम है जो कि पूछा जाता है। क्लाइव 1757 से 1760 तक गवर्नर बना। इसके बाद फिर से दूसरी बार 1765 से 1767 तक बना था। इसके बाद 1760 में विंसीटाट बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर बना। 1760 से 65 तक रहा था। फिर वेलस ने बना 1767 से 1769 तक रहा था। फिर कर्टियर 1769 में बना और 1772 तक रहा था। 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर राजा टिकैत राय थे। नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई थी। यहाँ से आपके वो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन जाते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर राजा टिकैत राय, नवाब आसफुद्दौला के दीवान या फिर अर्थ मंत्री थे। ठीक है। अवध के नवाब के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति दी गई थी। तो आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल और नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय जो सारे जातियों के प्रतिनिधि थे। तो यहाँ से सिर्फ 2 लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए ये सारे युद्ध हैं। अंबर युद्ध, ये क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ था 1749 में, फिर प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। इसके बाद 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1760 में वांडीवाश के युद्ध में काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति था, काउंट लाली पराजित हुआ और ये युद्ध लड़ा गया था 1760 में वांडीवाश का अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंबर का युद्ध अगस्त में हुआ था 1749 में, अंबूर में हुआ था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबूर स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। 1760 में हुआ था वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेज के नेतृत्वकर्ता थे आयरकूट और फ्रांसीसी के नेतृत्वकर्ता थे फ्रांसीसी में काउंट डी लाली। प्लासी के युद्ध आप सभी जानते हैं, जून 1757 को हुआ था अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है, अंग्रेज विजयी रहे थे। क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। इस युद्ध के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी दे दी और क्लाइव को प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ था जून में, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर में 1764 में। मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच में यह युद्ध हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता थे हेक्टर मुनरो और बक्सर युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी, ये आप सब जानते हैं। इसके बाद खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में। इसमें निज़ाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निज़ाम की हार हुई थी। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। ये जो युद्ध थी वो अनिर्णित समाप्त हो गई थी। इस युद्ध के समय आपसे पूछा जाए भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका था। तो यहाँ पे अब हम आगे देखेंगे ये क्रम मैसूर युद्ध का। 4 युद्ध हुए थे, 4 बार युद्ध हुआ था मैसूर का और ये पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 तक। तृतीय युद्ध 1790 से 92 तक और चतुर्थ युद्ध 1799 में हुआ था। इसके बाद रणजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? तो रणजीत सिंह के राज्य में आपके श्रीनगर शामिल था। रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर शामिल था। ठीक है, रणजीत सिंह का संबंध था सुरचकिया मिसल से। पूछा जाता है ऑप्शन में आपके किस मिसल से संबंधित हैं, तो सुरचकिया में से संबंधित हैं। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अदालत आला की स्थापना लाहौर में रणजीत सिंह ने किया था और कोहिनूर हीरा शाहसूजा से प्राप्त किया था। किसने? शाहसूजा से रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। और ये कथन है, ये कहा था रणजीत सिंह ने कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को सुरचकिया में महासिंह के यहाँ और इनकी मृत्यु हुई थी 1839 को। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। इनके शासन कार्यकाल की बात करें तो 1843 से 49 है। दलीप सिंह का मृत्यु हुआ था 23 अक्टूबर 1893 में पेरिस में। पंजाब के विलय के बाद ब्रिटिश राज्य में जब पंजाब का विलय हुआ, पंजाब के
विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था। तो 3 की परिषद में कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष बना और 2 सदस्य थे कौन? जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1766 में और 1769 तक चला था। इसमें हैदर अली विजयी हुए थे। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की 4 शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी और सर आयरकूट हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था? 1 जुलाई 1781 में। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, श्रीरंगपट्टनम को, और टीपू सुल्तान ने यहाँ पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की और इसका सदस्य बना। इसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किया था टीपू सुल्तान ने। पोलीलूर में 1780 में ब्रिटिश सेना को हराया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान किया था 1790 से 92 तक जो चला था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा मार्च 1792 में हुआ था। ये जो संधि हुई थी इसमें अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था और साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तो कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद में ये टिप्पणी किया था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। ठीक है, ये किसने कहा था? कार्नवालिस ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में, और इसी मतलब मृत्यु ऐसे नहीं हुई थी, युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते समय टीपू मारे गए थे। इसके बाद ये चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक चला था और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेलिस्ट कौन था? इस युद्ध के समय में अंग्रेज गवर्नर वेरस था और ये 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक चला था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और ये युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। 1784 में मंगलौर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आपके उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कार्नवालिस था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त कर ली। तो टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। ठीक है, वेल्लोर में सदस्यों को कैद कर लिया गया। मंगलौर की संधि हुई थी टीपू और अंग्रेजों के बीच में 1784 में। इसके अलावा ये सारी चीज़ें पूछ ले जाते हैं। सालबाई की संधि हुई थी, महादजी सिंधिया उसमें थे और अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था 1782 में। इसके अलावा बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ पे कराया था? तो मेरठ के निकट सरधना में कराया था। महाराज, अब यहाँ से स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना स्थापित किया था। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था। टीपू सुल्तान श्रृंगेरी मंदिर, मैसूर में ये मंदिर है,
श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था, स्थापित किया था। मुर्शिद कुली खान ने किया था, मतलब प्रारंभ किया था इस पद्धति का। तो यहाँ पे हमने इस सीरीज़ में ये कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे की चीज़ें कंप्लीट करेंगे।